नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में 1000 करोड़ रुपए के सामान की खरीद करने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में 23 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 18 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इस दौरान मनोहर कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में 1000 करोड़ रुपए के सामान की खरीद करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों की किताबों की छपाई को लेकर निर्णय लिया गया। इसके अलावा जेलों में जैमर लगाने, प्लेवे स्कूलों में कुर्सी, मेज और अलमारी खरीद, बिजली विभाग के लिए ट्रांसफार्मर और केबल की खरीद प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस विभाग के सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए 220 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला लिया गया। इसके साथ साथ अटल भूजल योजना के तहत गांव में स्थित ट्यूबवेल पर वाटर फ्लो मीटर से जुड़ी खरीद प्रक्रिया भी पूरी की गई। निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण दिए जाने के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का स्टे हटा दिया। निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण दिए जाने के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का स्टे हटा दिए जाने के मामले पर मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सरकार के लिए संतोष का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है और इस केस की रेगुलर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है। वहीं सरकार को ये भी छूट दी है कि वो इस कानून से जुड़ी रजिस्ट्रेशन आदि की आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के खातों में मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार ने खरीफ 2021 के दौरान राज्य में भारी वर्षा, जल भराव और कीट हमलों से हुए फसलों के नुकसान की एवज में 866 गांवों के 8,95,712 किसानों को 561.11 करोड़ रुपए मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करने की शुरुआत की है। आज हाई पावर परचेज कमेटी की हमारी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में 23 एजेंडाज थे। कुछ 4-5 एजेंडाज ऐसे हैं जो अगली मीटिंग के लिए डेफर किए गए हैं या रद्द किए गए हैं। बाकी जो 18 एजेंडे जिनकी परचेज की है, लगभग 1000 करोड़ रुपए का उसमें सामान आज खरीद के जो टेंडर्स हैं वो फाइनल हुए हैं। मुख्य रूप से उसमें जैसे स्कूल के बच्चों की पुस्तकें, उसका टेंडर आज किया है 1 से लेकर के 8वीं तक। ऐसे ही जैमर्स, जेल के अंदर जो जैमर लगते हैं उन जैमर्स का एक टेंडर किया है। WCD में जो प्लेवे स्कूल्स बनेंगे उसके लिए स्कूलों के लिए उनकी चेयर्स हैं, बच्चों के लिए अलमीरा हैं, टेबल हैं। और वाटर फ्लो मीटर, गांव-गांव में जो पानी हम सप्लाई करते हैं उस पानी सप्लाई में कुल पानी गांव में कितना जा रहा है, ताकि जो शिकायतें हमें मिलती है पानी कम गया ज्यादा गया उसको नापने के लिए वाटर फ्लो मीटर्स ये लिए गए हैं। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर्स, पावर डिपार्टमेंट के ट्रांसफार्मर्स और केबल ये ली गई है। पुलिस विभाग की 220 गाड़ियां, जिसमें बोलेरो और स्कॉर्पियो, ऐसी कुछ गाड़ियां जो पुलिस विभाग को सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक थी, वो सब ली गई हैं। तो मोटे रूप से प्रमुख एजेंडा जो है वो मैंने आपके सामने बताया। बहुत ही हमारे लिए एक संतोष का विषय है कि जो हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को निरस्त कर दिया है और हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि इसकी वो रेगुलर सुनवाई करें और सुनवाई करने के बाद अपना फैसला दें। तब तक सरकार को ये छूट दे दी गई है कि वो अपने काम को आगे जारी रखें। रजिस्ट्रेशन है इंडस्ट्री का, वो भी हम करेंगे और जो उसके लिए प्रोसेस तय करनी है वो सारी प्रोसेस तय करके और उद्योग में हमारा 75% का जो हम हरियाणा के युवाओं को नौकरी के लिए उनको कह सकते हैं वो रास्ता साफ हो गया। MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो इसके ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं
और एक हर क्षण की जो जानकारी उनके पास है और जो भी वहां की सहायता के लिए, भारतीयों की सहायता के लिए जो संभव है वो सब किया जाएगा। डिप्लोमेटिक जो सारी बातचीत है वो सब चल रही है और मैं समझता हूं कि भारतीयों को किसी प्रकार से कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। देखिए ये तो सीएमआई वो क्या करती है क्या नहीं करती है हमने आंकड़ों सहित बता दिया है। और आप दिसंबर और जनवरी के आंकड़े उठा करके देख लीजिए कि जनवरी दिसंबर में वो कहते हैं कि 36% या 37% यहाँ बेरोजगारी हो गई है और जनवरी में कहते हैं कि बेरोजगारी 26% रह गई है। अर्थात 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब है कि लगभग हमने 25 लाख लोगों को रोजगार दे दिया एक महीने में। तो अगर ये आंकड़े सच होते तो ये 25 लाख रोजगार एक महीने में देना, 50 लाख एक महीने में हटाना, ये तो मैं समझता हूं कि भी जैसे मदारी का खेल होता है वैसा ये खेल करते हैं। किसी प्रकार का उनका अध्ययन नहीं है, किसी प्रकार का उनका कोई सैंपल साइज नहीं है। हमने एग्जैक्ट डाटा हमारे पास परिवार पहचान पत्र के नाते से हम अथॉरिटी से कह सकते हैं कि किस परिवार में कौन व्यक्ति बेरोजगार है, किस गांव में कितने लोग बेरोजगार हैं और उन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हमारी एक प्लान बन गई है। उस प्लान में हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, उसमें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से, उसने हमने कौशल रोजगार के माध्यम से, हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एचपीएससी है, इन सब के माध्यम से हम रोजगार लगातार दे रहे हैं और आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे। इसलिए कांग्रेस इस विषय में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं। इसलिए लगातार एक विषय पर, क्योंकि और मुद्दा उनके पास है नहीं, जब और कोई मुद्दा है नहीं तो झूठ के सहारे अपनी नैया को पार करना वो कभी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने यूक्रेन और रूस के बीच पैदा हुए संकट पर कहा कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय पूरी नजर बनाए हुए है। वहां रह रहे भारतीयों को हर संभव सहायता दी जाएगी, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी आने नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। चलिए अब खबर नानौद से है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज स्थानीय विधायक, आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं राम कुमार जी, उनसे उन्होंने उनके भतीजे की शादी में शिरकत करने वो पहुंचे, जहां उन्होंने बयान दिया कि पांचों चुनावी राज्यों में बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। पांच के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है जी। नरेंद्र मोदी विकास की राजनीति कर रहे हैं और आज लोग विकास चाहते हैं। हमें आज़ाद हुए इतने साल हो गए, अब भावनाओं में बहकर, नारों में बहकर लोग वोट नहीं देना चाहते जी। इसलिए सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी विजयी करेगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शादी समारोह में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और उन्होंने 5 राज्यों में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित बताया। चंडीगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल हुआ। प्रदेश सरकार ने तुरंत प्रभाव से हरियाणा सिविल सचिवालय के 7 अंडर सेक्रेटरी बदले। आपको बता दें कि सुरेश बामल को अंडर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त किया गया। सचिवालय के 7 अंडर सेक्रेटरी बदले गए। तो वहीं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने गुरुग्राम का पदभार संभाल लिया है। लोगों ने डीसी निशांत कुमार यादव का स्वागत किया। वहीं गुरुग्राम के विकास के रोड मैप को लेकर डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि किस तरीके से उनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। गुरुग्राम में किस तरीके के बदलावों पर वो काम करेंगे, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए।
तो वहीं डीसी निशांत कुमार यादव जिसे खास बातचीत की है हर खबर के चैनल हेड सुंदर सोलंकी जी ने, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव अभी एक बड़ी जिम्मेवारी ये ली है। सर, सबसे पहला सवाल यही है, आपको शुभकामनाएं। और पहला सवाल ये है कि प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, खासकर गुरुग्राम की अगर बात करें, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, हरियाणा का ही नहीं, देश का ही नहीं, दुनिया का बड़ा शहर है। गुरुग्राम में मुझे 4-5 दिन हुए हैं अभी, और जिस तरह की मैंने कार्यशैली देखी है, पब्लिक डीलिंग देखी है, आई फील एक तो सिटीजन सर्विस डिलीवरी इज समवेयर वेयर वी कैन इम्प्रूव, तो उसमें मेरा ध्यान पूरा रहेगा कि किस तरीके से सिटीजन्स को बेटर सर्विसेज हम दे पाएं। दूसरा, ग्रीवेंस रिड्रेसल एक मेजर इशू है, जिसमें मैं देखता हूं कि काफ़ी सारे कंप्लेनेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी समय से उनके ग्रीवेंसेज नहीं डील की गई हैं, तो उस पे हम जरूर ग्रीवेंस रिड्रेसल पे फोकस रखेंगे। इसके अलावा बड़ी चीज आती है, क्योंकि एनसीआर का एरिया है, एनवायरनमेंट को लेके बड़ी बात आती है। जो जल स्तर है वो काफी जमीन के नीचे है, इसको लेके गुड़गांव में आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये बुनियादी चीजें हैं, इन पर ध्यान बिल्कुल नहीं है। इन पे भी बिल्कुल ध्यान रहेगा। अब तो ऑनरेबल एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का भी काफ़ी सुपरविजन यहाँ पे रहता है, विशेष रूप से जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनकी डायरेक्शन है उनको कंप्लाई करें, और जितने भी हमारी डीलिंग हो, इंडस्ट्रीज हैं, सोसाइटीज़ हैं, दे शुड बी कंप्लायंट विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द वेरियस एक्ट्स एंड रूल्स, और उसमें जो भी चाहे कोई मुश्किल कठोर कदम भी लेने पड़े तो वो भी हम लेंगे। शुक्रिया आपका। तो डीसी साहब का कहना है कि निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए और चाहे एनवायरनमेंट के लिए, विशेष तौर से गुरुग्राम को लेकर उनका ध्यान रहेगा। कैमरामैन जगदीश के साथ सुंदर सोलंकी, हर खबर गुरुग्राम। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ ਵੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। 7A की जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में कार्रवाई के खिलाफ पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों ने पूरे प्रदेश भर में 2 दिन की हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। ऐसे में पटवारियों के दफ्तरों पर
ताले लटके हुए हैं। इस कारण कामकाज ठप हो गया। जमीनों से संबंधित कामकाज करवाने वाले लोग काफी परेशान हैं। वो पटवारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अब लगभग 4 दिन पटवारियों के कार्यालय बंद रहेंगे। वीरवार को, शुक्रवार को हड़ताल और शनिवार और रविवार को छुट्टी की वजह से कार्यालय बंद रहेंगे। ऐसे में फर्द और जमीन के कागज लेने आए लोग काफी परेशान हो रहे हैं। उधर तहसील अधिकारियों का कहना है कि लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। ई दिशा केंद्र से जमीन संबंधित कामकाज करवाए जा रहे हैं। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पटवारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए चरखी दादरी, नूंह, करनाल और गुरुग्राम से, जहां पर प्रदेश भर में, इसके अलावा प्रदेश भर में पटवारी हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में हमारा समय बर्बाद किया जा रहा है। पटवारियों का रजिस्ट्री मामले में किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए आशा वर्कर की गिरफ्तारियों को लेकर रोष प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शहर में रोष प्रदर्शन करते हुए प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से आशा वर्कर को गिरफ्तार किया गया। 3 तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रतिया, चरखी दादरी में और करनाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया। करनाल, रतिया और चरखी दादरी जहां पर पोस्टर बैनर लिए हाथों में आशा वर्करों ने आज झज्जर के लघु सचिवालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। दिसंबर महीने के दौरान उनकी मांगों पर विचार करने की बात की गई, लेकिन जनवरी में जब स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की गई तो उन्होंने आशा वर्कर प्रतिनिधि मंडल के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके चलते 3 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री का निवास का घेराव किया जाएगा। लेकिन उसके बाद सरकार ने उनकी मांगों पर दोबारा से विचार करते हुए उनकी कुछ मांगों को मान लेने की बात कही। लेकिन आज काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। वर्कर यूनियन ने आज यहाँ धरने की कॉल दी हुई थी। डिजास्टर मैनेजमेंट लागू है हरियाणा में और एस्मा लागू है, जिनके इकट्ठे होने पे मनाही है, जिनको समझा बुझा के। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं अंबाला छावनी में आशा वर्कर्स संघ ने भी धरना देने की चेतावनी दी, जिसके तहत सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट और एस्मा लागू किया है। साथ ही पुलिस प्रशासन अब जगह जगह बसों की चेकिंग कर रही है, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी होने से रोका जा सके। वहीं नारायणगढ़ के डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि किसी भी प्रकार का बुरा तत्व, भगदड़ या अफवाह कानून व्यवस्था को न बिगाड़ दे, इसलिए जगह जगह बसों की चेकिंग की जा रही बताओगे हम रोष में चल रहे हैं, हमारा कोई समाधान नहीं होया है। हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। कुरुक्षेत्र के अंबाला की सीमा पर गांव मोहड़ी के निकट आशा वर्कर यूनियन के नेताओं का पुलिस ने घेराव किया और अंबाला जाने से रोका, जिसके चलते यहां पर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का घेराव किया। काफी देर तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव रहा। वहीं अंबाला की तरह कूच कर रही आशा वर्कर को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो हंगामा खड़ा हो गया। आपको बता दें कि आशा वर्कर्स गृह मंत्री अनिल विज से मिलने अंबाला जा रही थी, तभी पुलिस ने उन्हें रोका, जिसके बाद वर्करों ने जोरदार नारेबाजी की और सरकार को चेतावनी दी। नगर पालिका संघ हरियाणा के अंबाला नगर निगम में प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना है कि जब भी वो लोग अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं तो सरकार हर बार उन्हें बात करने का आश्वासन देती है, लेकिन अभी तक आश्वासन पूरा नहीं हुआ। वहीं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सेवाराम भीट ने कहा कि अगर सरकार कोई परिपत्र जारी नहीं करती है तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे।
आंदोलन अपना खड़ा करते हैं तो सरकार हमें संगठन को बातचीत करने का आश्वासन तो दे देती है मगर बात नहीं करती। इसी तरीके से हमारा 17 अगस्त और 25 अप्रैल 2020 को माननीय निकाय मंत्री विज साहब के साथ कई बातों पर समझौता बना, जो आज तक उसके पत्र परिपत्र आज तक जारी नहीं किए गए। और जो सरकार रोजगार कौशल निगम बनाने जा रही है, इसकी कोई भी स्थिति स्पष्टीकरण नहीं कर रही है कि आगे कर्मचारियों को नियमित करने की कोई मतलब की पॉलिसी लागू होगी या नहीं होगी। कर्मचारियों को किस लघु सचिवालय परिसर में मिड डे मील वर्कर्स एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। आज हमारा ये प्रदर्शन पूरे हरियाणा के अंदर है, क्योंकि एक तो हमारी 5-6 महीने से सैलरी रुकी हुई थी। सैलरी तो हमारी आ चुकी है लेकिन वो पूरी नहीं आई अभी तक। और एक मांग हमारी है सरकार से कि बच्चों का खाना बनवाना जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। एक मिड डे मील का 12 महीने का मानदेय दिया जाए। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हरियाणा से गुजरने वाली यमुना कई जिलों में दूषित हो रही है। सीवरेज और नालों का गंदा पानी यमुना और पश्चिम यमुना नहर में गिराया जा रहा है। अब एनजीटी ने इसकी रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए हैं। यमुनानगर में ऐसे 6 स्थानों का पता चला है जहां से दूषित पानी यमुना और पश्चिमी यमुना नहर में गिराया जा रहा है। अपना जो जिला और विशेष करके हमारा जो शहर है यमुनानगर, ये जो है एक वाटर बॉडी या यमुना किनारे स्थित है और लोगों का जो है लगाव इस जो नदी के साथ है, कनाल के साथ है, बहुत पुरानी समय चला आ रहा है और आगे भी बना रहेगा। इसके हमारी दिनचर्या में भी एक अहम भूमिका है और जो हमारे मुख्य मेले होते हैं, धार्मिक जो हमारे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, उनमें भी इसका एक बड़ा अहमियत जो है इनकी रोल है। उसको देखते हुए काफ़ी समय से जो है शहरवासियों की तरफ से यहाँ घाटों, कनाल के ऊपर घाटों की, पक्के घाट की व्यवस्था के लिए चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।